नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन के अंदर फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस को एनडीए गठबंधन की तरफ से एक भी सीट चुनावी मैदान में उतरने के लिए नहीं दी गई, जिसके चलते कहीं ना कहीं पशुपति पारस लंबे समय से बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और पशुपति पारस ने अब सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो बिहार का विधानसभा चुनाव अकेले के दम पर लड़ेंगे, यानी कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले के दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी और एनडीए गठबंधन से उनका कोई भी वास्ता नहीं रहेगा और एनडीए गठबंधन के खिलाफ ही वो अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारते हुए नजर आएंगे, और जिसको लेकर कहीं ना कहीं बिहार के अंदर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। और एनडीए के तमाम सहयोगी दल इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में है कि आखिर पशुपति पारस ने इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया। लेकिन देखा जाए तो उसको एनडीए गठबंधन की तरफ से सीटें भी दी गई और उन्होंने सीटें जीती भी, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस की जगह उनके भतीजे चिराग पासवान को 5 सीटें बिहार के अंदर दी गई और 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत हासिल करी। लेकिन पशुपति पारस का पत्ता कटने के बाद से ही लगातार एनडीए में बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं और एनडीए के तमाम सहयोगी दल भी कहीं ना कहीं इस खींचतान में लगे हुए हैं कि आखिरकार पशुपति पारस इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं। और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के अंदर पड़ती फूट को देखते हुए कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का रुतबा और कुनबा कहीं ना कहीं मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में इंडिया गठबंधन लगातार पशुपति पारस के इस फैसले को लेकर एनडीए गठबंधन पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है, चाहे लालू प्रसाद यादव हों या उनके बेटे तेजस्वी यादव। तमाम यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाती हुई नजर आ रही हैं। और ऐसे में नीतीश कुमार का एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना कहीं ना कहीं इस बगावत के तहत कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे से जुड़े तमाम यहाँ पर सवाल हैं। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वफा मौजूद हैं। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस को एक भी सीट एनडीए की तरफ से नहीं दिया जाना? क्या वाकई पार्टी उनको शुरुआती दौर से इधर किनार करना चाहती थी और ऐसे में चिराग पासवान को सीटें दे दी गई और 5 सीटें उन्होंने जीती? लेकिन क्या अब पशुपति पारस का ये फैसला सही है कि उनको बिहार का विधानसभा चुनाव अकेले के दम पर लड़ना है? और क्या वो अकेले के दम पर चुनावी मैदान में उतरने की जिस तरह से बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या उनका चुनावी मैदान में उतरना उनकी पार्टी के लिए कारगर साबित होगा, सियासी भविष्य के लिए कारगर साबित होगा? और किस तरह से यहाँ पर एनडीए के तमाम जो अन्य दल हैं उनके यहाँ पर समीकरण जो है पशुपति पारस की पार्टी बिगाड़ती हुई नजर आएगी? देखिए, पशुपति पारस के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि इस बार एनडीए में कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। जैसे कि चाहे पशुपति पारस की बात कर लें, चाहे चिराग पासवान की बात कर लें, चाहे नीतीश कुमार की बात कर लें, चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात कर लें, हमें ये लगता है कि जो एनडीए की सरकार है इस बार वो पूरी 5 साल नहीं चलने वाली। जैसे कि विपक्ष के नेताओं ने, राजनीतिक विश्लेषकों ने ये दावा किया था कि इस बार की जो मोदी सरकार है वो 5 साल नहीं चलेगी, तो उसके आसार कहीं ना कहीं जो है हमें नज़र आ रहे हैं। चाहे अभी चर्चा में ये भी है कि नीतीश कुमार जो है एनडीए से जल्द ही अपना समर्थन वापस ले सकते हैं और आरजेडी के साथ में गठबंधन करके फिर से एक बार वो पलटी मार सकते हैं। वहीं पर ऐसे में देखना ये काफ़ी दिलचस्प है कि आगामी जो बिहार की विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं उसमें ये काफ़ी रोमांचक मुकाबला इस बार होने वाला है, क्योंकि इस बार क्या है, प्रशांत किशोर की भी बिहार की राजनीति में एंट्री हो गई, जिन्होंने उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी किया है। वहीं पर हम बात कर रहे थे पशुपति पारस की, तो पशुपति पारस जो है काफी समय से जो है एनडीए से नाराज चल रहे हैं और ऐसे में उन्होंने ये साफ ऐलान कर दिया है कि बिहार का चुनाव जो है वो अपने दम पर लड़ने वाले हैं। और उनकी नाराजगी जाहिर भी है, जायज भी है उनकी नाराजगी, क्योंकि वो एक अच्छा दबदबा अपना बिहार की राजनीति में रखते हैं। तो उन्होंने जो है मतलब बीजेपी से सिर्फ 2 सीटों की मांग की थी कि लोकसभा में आप 2 सीटें हमें दे दीजिए, लेकिन बीजेपी ने उन्हें 2 सीटें भी नहीं दी। तो उनको दरकिनार करना, एक अच्छे दबदबे के साथ में, एक अच्छे राजनीतिक के होने के साथ में उनको दरकिनार करना कहीं ना कहीं बीजेपी का गलत फैसला था। और यहाँ पर अब कमान क्या है, अब कमान जो है पशुपति पारस के पाले में आ गई है। अब जैसा वो चाहें तो वह कर सकते हैं और इसका बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में पशुपति पारस के हाथ में अपनी पूरी पार्टी की कमान आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए गठबंधन के अंदर अगर रहे तो एनडीए गठबंधन के हिसाब से चलना होगा। लेकिन पशुपति पारस जिस तरह से एनडीए गठबंधन से अलग होते हुए नजर आए और बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं एनडीए के सभी जो दल हैं उनका यहाँ पर कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो घटता बढ़ता नजर आ सकता है। और ऐसे में तमाम जो आंकड़े हैं वो पलटते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरह से यहाँ वफा ने बताया कि केंद्र की सरकार भी कहीं ना कहीं
डगमगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार भी अब कदम पीछे खींचने लगे हैं और कदम पीछे खींचना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के जो सहयोगी विधायक हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार बनाने में यहाँ पर उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस बार के लोकसभा चुनाव में मुख्य चेहरा रहे, जो इनकी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया और उनके सबसे ज़्यादा सांसद यहाँ जीतकर सरकार बनाने में सहयोग करते हुए नजर आए। लेकिन देखा जाए तो बिहार की राजनीति में जो फिलहाल सियासी खलबली मची हुई है, उससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के खेमे में चले जाते हैं तो क्या पशुपति पारस भी लालू प्रसाद यादव का रुख करते हुए नजर आएंगे? क्या इंडिया गठबंधन का हाथ थाम लेंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन भी पूरे अपनी जड़ों को पसारने में लगा हुआ है। लालू प्रसाद यादव जिस तरह से तेजस्वी यादव के माध्यम से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार का विधानसभा चुनाव तमाम आंकड़े बदल कर रख देगा और ऐसे में एनडीए गठबंधन की सरकार गिरती हुई नजर आएगी और इंडिया गठबंधन की बिहार के अंदर वापसी होती हुई नजर आएगी। तो वफा से अगला सवाल लेना चाहेंगे। वफा, किस तरह से देखते हैं अगर एनडीए की सरकार गिर जाती है तो इसके लिए दोषी किसको ठहराया जाएगा? क्या इंडिया गठबंधन में फूट पड़ती हुई एनडीए गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आएगी? क्या नीतीश कुमार वाकई फिर अपने पैर यहां पर खींचते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अभी आपने जिस तरह से जिक्र किया कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ सकते हैं, और अगर वो बगावती सुर अपनाते नहीं हैं और बिहार का विधानसभा चुनाव होता है और इंडिया गठबंधन की जीत हो जाती है, तो क्या वाकई नीतीश कुमार उसके बाद पैर खींचने पर मजबूर हो जाएंगे और केंद्र में जो सरकार उनके माध्यम से बनती हुई नजर आई, उनकी पार्टी के माध्यम से बनती हुई नजर आई, तो वहां से भी उनके जो सांसद हैं वो भी कहीं ना कहीं पीछे कदम खींचते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई केंद्र सरकार पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, इस बार का जो केंद्र की राजनीति है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि एनडीए के पास में बहुमत है, बीजेपी के पास में बहुमत नहीं है, जिसमें सबसे बड़ी जो भूमिका है वो नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की है। क्योंकि नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं तो वहीं पर चंद्रबाबू नायडू के पास में 16 सांसद हैं। अगर ये दोनों अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार जो है वो गिर जाएगी, नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी जो है वो खत्म हो जाएगी और इंडिया की सरकार बन सकती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का केंद्र की सरकार में काफ़ी बड़ा रोल है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में भी क्या दो फाड़ हो सकते हैं, क्योंकि लल्लन सिंह जो है वो बीजेपी के पक्ष में है, वो अमित शाह के बचाव कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के और लोग हैं, नीतीश कुमार हैं, जो अमित शाह के जो अंबेडकर पर उन्होंने बयान दिया था उससे भी काफ़ी नाराज चल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगले साल बिहार में चुनाव है और बिहार में एक अच्छा खासा जो दलित और पिछड़ा वोट बैंक है, दलित वोट बैंक लगभग 27% वोट बैंक जो है वो दलित है और ओबीसी वोट बैंक भी अच्छा खासा वोट बैंक है। दोनों को मिलाया जाए तो लगभग 47% वोट बैंक जो है पिछड़ा समाज से आता है। उसको साधने में कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार जुटे हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की जो सरकार बनी है, नीतीश कुमार का जो कोर वोटर है वो दलित और ओबीसी वोट बैंक है। अगर वो नीतीश कुमार से बिखर जाएगा तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी लगभग समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में नीतीश कुमार कभी भी अपने वोट बैंक को नहीं छोड़ना चाहेंगे और नीतीश कुमार अमित शाह के बयान से काफी नाराज चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुलकर अभी तक समर्थन में या विरोध में कोई भी बयान नहीं दिया है, वो बयानबाजी से बच रहे हैं, लेकिन जो है वो वोट बैंक को साधने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं बगावती सुर दिखा रहे हैं। और ऐसे में ये देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए का दामन छोड़कर लालू यादव के साथ में यानी आरजेडी के साथ में गठबंधन कर सकते हैं और इंडिया अलायंस का हिस्सा बन सकते हैं और आगामी चुनाव जो है वो इंडिया अलायंस के साथ में लड़ सकते हैं और एक बार फिर से जो है बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन के खिलाफ यहाँ पर नीतीश कुमार भी सियासी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और अगर नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर ऐलान कर दिया कि एनडीए का साथ छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं केंद्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। जिस तरह से वफा ने समझाया कि ललन सिंह अंबेडकर के ऊपर दिए गए अमित शाह के बयान पर कहीं ना कहीं उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं नीतीश कुमार खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इस बात को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं और अमित शाह के इस बयान की भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आलोचना और निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में उसका बिहार विधानसभा चुनाव पर किस तरह से फर्क पड़ेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।